दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण ब्लॉग लेके आए हैं और जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी शिक्षाप्रद है। और ये उन सब लोगों के लिए है जो हमारे युवा हैं और जो विशेषकर फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं या जो कॉमर्स रिलेटेड अपने जॉब में हैं या ऐसे व्यक्ति जो नई नई नौकरी पर लगे हैं और या वो सब जो अपना बिजनेस करते हैं, चाहे वो बिजनेस के किसी भी लेवल पे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा या बहुत बड़ा। ये आज का ब्लॉग उन सबके बड़े काम का होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। लेकिन मैं तो आज आपको एडवांस में ये सलाह दूंगा कि आप एक कापी और कलम भी ले लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्लॉग है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये वाली बातें आपको किसी और सोर्स से नहीं मिल सकती हैं, ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ेगा, जो कि हम ये छोटे से अंतराल के ब्लॉग में आपको बता सकते हैं। दोस्तों बिगर देरी किए हुए हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे केवल गुजारिश यही है कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के बिल्कुल नॉलेज से भरपूर ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। और आज का जैसे मैंने बताया ये अपने कॉमर्स पे या फाइनेंस पे फोकस्ड ब्लॉग है, तो ऐसे ब्लॉग भी हम जो फाइनेंस स्पेसिफिक हैं, कॉमर्स स्पेसिफिक हैं, वो भी लाते रहेंगे। इसलिए आप ऐसे सारे जो लोग हैं जो इस वक्त जो हालांकि देखिए कॉमर्स और फाइनेंस से तो हर एक आदमी का मतलब होता है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो जॉब करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा सभी से रिलेट करता है ये ब्लॉग। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे चैनल से कनेक्ट होएं, जो कि आपको इस प्रकार के जो हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लाते हैं वो मिलते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपको पता होगा कि हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे को उसके एवज में पेमेंट देना होता है। तो हम आपको बहुत संक्षिप्त इतिहास में ले जाना चाहेंगे। पुराने ज़माने में जब हम कोई चीज़ खरीदते थे तो हमारे पास उस समय रुपये पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था या रुपया पैसा नहीं होता था, तो लोग वस्तु के बदले में वस्तु के देते थे। सपोज एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आपको धान की ज़रूरत है और मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है, तो हम क्या करते थे, आप मेरे को धान दे दीजिए और मैं आपको गेहूँ दे दूंगा। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, जिसको हम बार्टरिंग बोलते थे। इंग्लिश में शब्द होता है बार्टरिंग और हिंदी में हम इसको समझ सकते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु, बिगर किसी रुपये पैसे के आदान प्रदान किए हुए। धीरे धीरे दोस्तों करेंसी आ गई, रुपया आ गया, सिक्के आ गए और हम किसी भी चीज़ का कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उसके बदले हम अब रुपया पे करके अपना भुगतान कर सकते हैं। अब ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम पुराने ज़माने से अभी आज की डेट में किस प्रकार से हमने मूव किया है। तो आज दोस्तों हम सीधे अब करंट ज़माने में ले आते हैं आपको, और आज के ज़माने में है हमारा पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया है और यूपीआई सिस्टम आ गया है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और रात दिन उसको यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम है, चाहे फ़ोनपे है, चाहे आदि आदि के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे जो हम यूपीआई सिस्टम जो डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो सिस्टम है वो है हमारा चेक से पेमेंट करना। तो ये चेक से पेमेंट करने का जो सिस्टम है दोस्तों, ये सबसे लंबे टाइम तक हमारे पेमेंट प्रणाली का सिस्टम रहा है और सबसे सेफ सिस्टम है, और आज भी है यह बिल्कुल एग्जिस्टेंस में, और शायद आगे के लिए भी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए इस सिस्टम के बारे में आप लोगों का नॉलेज बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आजकल के इतने जो धोखे होते हैं, आजकल जो इतने फ्रॉड होते हैं, उनसे आप बच सकें। तो दोस्तों जो अब हम सीधे चेक पे आते हैं। ये वाला ब्लॉग बनाने का जो मेरा आइडिया आया वो इसलिए आया कि आज जो अभी इस साल से यानी 2025 से आरबीआई ने अपने किसी भी चेक के बाउंस होने के केस में जो लॉ है, जो नियम है, उनको बदल दिया है। तो हमने इसके साथ ही सोचा कि हम ये जो नियम चेंज हो गए हैं, इसके साथ साथ आपको एक चेक का भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दें कि चेक क्या होता है, ये कैसे डील होता है, ये चेक में लिखा हुआ क्या क्या होता है, चेक हम कैसे बनाते हैं, चेक बनाने में हमारे को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, और चेक अगर हम सही नहीं बनाएं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये हम सारी बातें आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे। इसलिए हमने आपको बोला है कि आप एक कलम और कापी लेकर के अगर बैठें तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है आज के ब्लॉग से।
तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके कानूनी उसकी प्रकरण की बात करेंगे। जो चेक है हमारा, इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, ये बिल्कुल बड़ा विषय है, अलग विषय है, जिसके लिए हम कभी अलग से बात करेंगे। ये इसलिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बना था हमारा 1881 में, उसके अंतर्गत इसको डील किया जाता है। चेक बाउंस क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। चेक बाउंस, अगर हम एक व्यक्ति, समझ लीजिए एक व्यक्ति ए है और वो चेक से बी को पेमेंट करता है, और किसी कारणवश कहें, वो उदाहरण के लिए उसके खाते में पूरा पैसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए उसने 1 लाख रुपए का चेक उसको जारी किया है और उसके खाते में 1 लाख रुपए नहीं है, 90,000 रुपये हैं या 80,000 रुपये हैं या और भी कम है। कहने का मतलब यह है 1 लाख रुपये से अगर कम है तो जो पेमेंट करने वाला बैंक है वो उसको डिसऑनर कर देता है और पेमेंट करने से मना कर देता है। तो ऐसे केस को, उस चेक को बाउंस होना या चेक का डिसऑनर होना बोला जाता है। तो दोस्तों जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने बताया है, वो जो 1881 का, उसकी जो सेक्शन 138 इसको रेगुलेट करती है। तो जो हमारे अभी तक के जो नियम में चेक बाउंस होने के केस में जो हमारा दंड है, ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए जो है कम से कम आपकी सज़ा का प्रावधान भी है और इसमें पेनल्टी भी हो सकती है। 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और पेनल्टी में जो चेक का अमाउंट है, जो चेक बाउंस हुआ है, उस चेक के डबल के बराबर पेनल्टी लग सकती है। कहें तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए का चेक बोला है, तो आपको 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी भरना पड़ सकता है, या 2 साल के आपको कारावास हो सकता है, और या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये जो जजमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है, उस पर निर्भर करता है कि वो केस टू केस बेसिस पे उसके लिए क्या सज़ा का निर्धारण करता है। लेकिन दोस्तों ये जो चेक डिसऑनर का, इसमें कुछ कंडीशन भी शामिल हैं। हर एक चेक के डिसऑनर होने के केस में ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो सेक्शन 138 है, वो अप्लीकेबल नहीं होता हर एक केस में। इसमें मोटा-मोटा हम ये जान लें कि चेक से पेमेंट, अगर उसने कोई कर्ज लिया है या कोई सामान खरीदा है या कोई देनदारी बनती है, तभी उसी केस में ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 है, ये लागू होगी। या दूसरे शब्दों में हम आपको बताएं, अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है या किसी को हम डोनेट कर रहे हैं, आदि आदि, इन केसों में जहां हमारी देनदारी नहीं बनती है, वहां पर अगर चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में ये वाली धारा उस पर नहीं लगती है और जो चेक बाउंस के जो आपके लॉ हैं, वो उस केस में इन्फोर्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने बताया चेक बाउंस होने के केस में जो अभी जो दंड है 138 में, वो भी हमने बताया। और अब अभी उसको 2025 से उसको चेंज कर दिया गया है और बहुत जल्दी ये जो नियम है ये लागू होना चालू हो जाएंगे। और इसमें जो दोस्तों मेन हम आपको आगे स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे। ये जो मेजर चेंजेस हुए थे, इसमें सबसे पहला जो चेक है उसकी पेनल्टी के बारे में हमने बताया। ये क्या होता था दोस्तों, अभी तक अगर कोई चेक बाउंस हो जाता था, सपोज आपने मेरे को कोई चेक दिया और मैं उसको अपने खाते में जमा करने के लिए गया, तो अगर वो चेक बाउंस हो जाता है किसी भी कारणवश, जो भी हमने पहले बता दिया है, तो जो मैं लेने वाला हूँ, पेमेंट लेने वाला हूँ, तो मेरे को भी उसकी चार्जेस लगते थे। अभी तक के नियम में वो चार्जेस लगते थे, वो बैंक टू बैंक वेरी करते थे और वो हर एक जो फेल्ड ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन पे वो चार्ज लगते थे, जो अभी तक का नियम है। लेकिन दोस्तों अब जो नया नियम है उसमें चेंज कर दिया गया है। अब जो चेक डिपॉजिट करने वाला है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। जो अभी तक हर एक ट्रांजेक्शन में उसको चार्ज लगा करता था, अब वो नहीं लगा करेगा, अब उसको लिमिटेड कर दिया गया है। और जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है, जो ऐसा हैबिचुअल डिफॉल्टर कहते हैं जिसकी आदत में यह है, जो हर बार ही इस प्रकार के चेक डिपॉजिट करता है और बाउंस हो जाते हैं, वो उसके लिए पेनल्टी लग सकती है। कहने का मतलब अब उसको सीमित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों साथ साथ में ये जिसका हैबिचुअली जिसका रेगुलरली चेक बाउंस होता है, अब उस पर भी बैंक ने कमर कस ली है, या आरबीआई ने बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो इस प्रकार का जो डिसऑनर होने के लिए चेक जारी करता है, उसको चेक बुक देना बंद किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या उसके कुछ ट्रांजेक्शनों पर भी बैन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात सबके लिए नोट करने वाली बात है
कि हम कोई भी चेक जारी करें तो सबसे पहले देख लें कि वो चेक बिल्कुल सही बना है नहीं बना है, हर एंगल से। अभी हम इसीलिए आपको चेक की पूरी डिटेल आज बताने वाले हैं इस ब्लॉग में, और आप उसको ध्यान से देखिए। और दूसरा, आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जब हमने चेक जारी किया है उतना फंड हमारे बैंक अकाउंट में है या नहीं है। नंबर 3, जब भी हम चेक जमा करने जा रहे हैं उसके इमीडिएट पहले भी हम इंश्योर कर लें कि हमारे बैंक में उतना पैसा है जितने का चेक हमने बनाया है, जिससे कि वो चेक बाउंस ना हो और डिसऑनर ना हो, और हमारे को इस जो पेनल्टी है और जो सज़ा का प्रावधान है उसको कहीं फेस ना करना पड़े। दूसरा दोस्तों, अभी तक जो चेक बाउंस की जो कंडीशन है उसमें आपको 2 से 3 दिन में इत्तला होती थी, बैंक से इन्फॉर्मेशन होती थी कि आपका चेक बाउंस हो गया है जो आपने जमा कराया था। अब उसको भी बैंक को इमीडिएट यानी विदिन 24 आवर्स आपको सूचित करने के लिए कह दिया गया है। यानी अब जब आपका चेक बाउंस होगा तो 24 घंटे के अंदर में आपको सूचना आ जाएगी। तीसरा दोस्तों, अभी जो हमने आपको सेक्शन 138 बताया है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, उसमें एक प्रावधान और है कि आप जो चेक इशू करने वाला है उस पर आप कोई भी कोर्ट केस या कोई लीगल एक्शन तभी कर सकते हैं जब आपने पहले उन महोदय को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस मीन्स आपने उनको ये इतला किया है कि आपने जो चेक हमारे को जारी किया था वो चेक हमारे बैंक ने डिसऑनर कर दिया है, इस कारण से उसके बाद ही आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन सेक्शन 138 के अंडर में कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर भी लॉ ने एक मौका दिया है कि अगर वो दोनों जो लेने वाला और देने वाला आपस में अगर सेटल करके उसको आगे कानूनी जामा नहीं पहनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सेटल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चेक जारी करने वाला है उसके गलती की वजह से या उसके अनजाने की वजह से, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया है। तो अगर हमने उनको इतला किया, हमने उनको नोटिस डाला है, कानूनी नोटिस, तो वो तुरंत आपको उसका पेमेंट अलग से करके और साथ में क्षमा भी मांग के उस मैटर को क्लोज कर सकते हैं। इनकेस नोटिस के बाद भी वो आपके पेमेंट पर एक्शन नहीं करते हैं, उस केस में आपका जो सेक्शन 138 है उसके अंडर आप उन पर उस राशि को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला हमने आपको बताया था कि सॉरी सेकंड वाला, जिसमें हमने बताया कि वो अभी तक 2 या 3 दिन लगता है आपको चेक बाउंस होने की जो इतला होती है, लेकिन अब जो बैंक है उसको 24 आवर्स के अंडर में आपको इतला कर देंगे। थर्ड नंबर की जो चेंजेज है वो है बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पहले क्या होता था, अभी तक क्या होता है कि बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लो है या नहीं है चेक बाउंस के केस में, केवल बैंक 2 या 3 दिन के अंदर में आपको इतला कर देता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, और बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल आपसे पेनल्टी वसूल कर लेता है बैंक चार्ज के रूप में। लेकिन दोस्तों अब ये जिम्मेदारी बैंक पे डाल दी गई है कि आप अगर कोई इस प्रकार का, हमने जो बताया, जो रूटीन डिफॉल्टर है, जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है, उस पर आप एक्शन करने का काम बैंक का है। दूसरे शब्दों में कहें, अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कर दी गई है, ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि किसी भी केस में अगर इस प्रकार का कोई डिफॉल्ट होता है तो बैंक को एक्शन करना मांगता है। चेक बुक देने को रिस्ट्रिक्ट करना या उसके कुछ ट्रांजेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना, ये सारे बैंक एक्शन कर सकता है, और बैंक को एक्शन करने के लिए कहा गया है, जैसे अभी तक नहीं था। लास्ट में जो चौथा है दोस्तों, अभी जो नए लॉ से फ़ायदा होगा कि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहा है, अगर उसके पूरे साल में हम चेक बाउंस करने के एवज में जो उसके टोटल बैंक चार्जेज हैं वो 4,000 से 5,000 रुपये तक किसी भी छोटे मोटे इंडिविजुअल्स के या बिजनेस करने वाले के हो जाते थे। अब नए रूल के मुताबिक ये बिल्कुल लिमिटेड हो गया है, और यह रुपया, ये जो पेनल्टी का रुपया है, ये काफ़ी कम हो जाएगा। ये 4 जो हमने मेजर चेंजेस बताए हैं दोस्तों, ये अभी जो आरबीआई ने जो चेक बाउंसिंग के केस में जो नए नियम आए हैं, जिनको हम चेक बाउंसिंग रूल्स 2025 कह सकते हैं, उनमें ये 4 चेंजेस हो गए हैं, और जिनको कि हम आपको ये स्क्रीनशॉट लगा करके भी दिखा रहे हैं। आप इसमें से इसको आराम से देख सकते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या है। अब दोस्तों हमने इतना आपको चेक बाउंसिंग के बारे में बताया है, तो अब हमने चेक बाउंस क्या होता है ये भी आपसे डिस्कस किया कि चेक बाउंस क्या होता है। अब हम आगे आपसे बात करना चाहेंगे कि जो चेक बाउंस का मामला है वो अर्ध आपराधिक मामला कहलाता है, यानी कि इसमें आपको जमानत हो जाती है, लेकिन जो पेनल्टी और उसका हमने आपको बताया जुर्माने का, वो प्रावधान ऑलरेडी
है ही है। मीन्स ये आपका जो जमानत नहीं होने वाला मामला होता है, ऐसा मामला नहीं है। इसमें जमानत आपकी हो जाएगी। ऐसे मामलों को हम अर्ध आपराधिक मामला कहते हैं। अब आगे दोस्तों बहुत जो हम महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि ये तो हमने आपको चेक बाउंस होने के केस में और जो हमारा एक बहुत शॉर्ट बैकग्राउंड था कि हमारा पेमेंट सिस्टम का, वो हमने बताया। अब हम बताते हैं आपको कि चेक बाउंस ना हो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने जो 2 बातें ऑलरेडी बता दी हैं कि जब हम चेक जारी करें तो उस समय ये इंश्योर कर लें कि उसमें फंड पूरा है। और उसके आगे क्या इंश्योर करना है दोस्तों कि जो चेक है वो क्या हमने सही ढंग से बनाया है, क्या इसमें जो चेक जिसको हम जारी कर रहे हैं उसका नाम हमने सही लिखा है, क्या उसमें हमने अमाउंट सही लिखा है, क्या हमने उसमें डेट डाली है। मैं आपको एक चेक लेकर के दिखाना चाहूँगा। ये एक चेक की कॉपी है, आप इस चेक को आराम से देख सकते हैं। हमने जो ब्लैक कर दिया है वो आपकी प्राइवेसी के लिए हमने इसको ब्लैक कर दिया है और वो शायद आपके काम भी नहीं आए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डेट है और यहाँ पर आपका नाम है और यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है और यहाँ पर जो अमाउंट वर्ड में लिखना है और अंत में यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कहीं पर भी ज़रा भी गलती होती है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए काम करना है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपसे एक बात और यहाँ पर डिटेल में करना चाहेंगे कि जो चेक का क्लियरिंग सिस्टम होता था उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में आपसे बात करना चाहते हैं। पहले जो इस चेक का जो क्लियरिंग सिस्टम होता है, क्लियरिंग सिस्टम कहें हम कि आपके खाते से जो चेक इशू कर रहा है उसके खाते से जिसके फेवर में चेक इशू किया गया उसके खाते में जो पैसा पहुंचने की प्रक्रिया है उसको हम क्लियरिंग कहते थे। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि सपोज ए ने बी को पेमेंट किया है तो बी उसको अब चेक को अपने खाते में जमा करेगा और जमा करने के बाद ये जो फिजिकल चेक है इस फिजिकल चेक को ए के बैंक को भेजना पड़ेगा। फिर वहाँ से क्लियरिंग आएगी, फिर वो चेक वापस उनके मार्क के साथ कि ओके है नहीं है ये करके ये बी के बैंक में आएगा, फिर बी को उस अमाउंट का क्रेडिट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन का वक्त लग जाता था पहले क्लियरिंग का। शायद हमारे जो पुराने लोग हैं उनको इस बात का इल्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों 2010 में ये पूरा सिस्टम हमारे आरबीआई ने चेंज किया और 2010 में जो है सीटीएस सिस्टम लाया गया। और जो सीटीएस सिस्टम है उसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है दोस्तों ये केवल इतना ही है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में जाने कि जो ये चेक फिजिकल फॉर्म में बी से ए के अकाउंट में भेजा जाता था अब नहीं भेजा जाता है। 2010 के बाद ये चेक को बी का बैंक ही होल्ड कर लेता है और वो केवल डिजिटल रूप में यहाँ पर आपकी जो हम ये चेक दिखा रहे हैं ये यहाँ पर ये वाला जो वाइट करके दिया है ये इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक कोड इसके अंदर छुपा होता है जिसमें कि MICR लिखा है, एड्रेस या ये हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको स्कैन करके चेक जारी किया उस बैंक को भेज दिया है। वो इलेक्ट्रॉनिकली ही इसको क्लियर करते हैं कि कहने का मतलब अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक जस्ट मेल भेजा और उसने मेल का रिप्लाई कर दिया ओके, तो वो चेक क्लियर हो गया। रेफरेंस के लिए ये चेक जहां जो डिपॉजिट किया जिस ब्रांच में उसी ब्रांच में होल्ड रहेगा या जमा रहेगा। जो ट्रंकेशन का जो मतलब है वो यही है कि उसी के बैंक में ये रहेगा। इसी को 2010 में ही दोस्तों इसी को हम ICS सिस्टम भी कहते थे। ICS सिस्टम कहें तो इमेज क्लियरिंग सिस्टम। हम इसका इमेज केवल भेजते हैं बजाय कि इसको फिजिकली वहाँ भेजने के। बाकी इस चेक में दोस्तों आपको बाकी भी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें, जब हमारा चेक क्लियर होता है तो उस क्लियर होने के लिए आपका जो IFSC कोड बहुत ज़रूरी होता है। जो IFSC कोड के बारे में भी आप शायद जानते होंगे। IFSC कोड को हम पूरे इसमें अगर हम बोलें तो यह किसी भी बैंक के ब्रांच का एक एड्रेस है जो डिजिटल फॉर्म में है। इसको हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के नाम से बोलते हैं, IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और दोस्तों ये 11 डिजिट का होता है, ये 11 डिजिट का है। और इसमें जो पहले जो 4 शब्द हैं वो पहले जो 4 डिजिट हैं वो अल्फ़ा होते हैं और बाकी जो रेस्ट आपके 7 जो कैरेक्टर हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। तो ये भी हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे
सपोज हम इस वाले जो हमारा चेक है, इसका जो आईएफएससी कोड आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आईएफएससी, ये जो है PUNB करके स्टार्ट होता है। शायद आपको दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन केवल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आईएफएससी कोड है वो है PUNB 0131010। तो पहले के 4 जो करैक्टर हैं वो अल्फ़ा हैं, PUNB, और जो बाकी के 11 में से 4 करैक्टर में बाकी जो 7 करैक्टर हैं वो न्यूमेरिक हैं, 0131010। अब दोस्तों ये जो आईएफएससी कोड है ये बड़ा ही विचित्र है और जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट के 4 करैक्टर उस बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इस चेक के केस में बताया PUNB, तो ये पंजाब नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसके इमीडिएट बाद PUNB के बाद जो 0 आता है, आप किसी भी आईएफएससी कोड में देखेंगे उसके जो 4 अल्फ़ा लेटर हैं, उसके बाद 0 होगा। वो 0 को आप एज ए डिवाइडर आज की डेट में कह सकते हैं, या वो डिवाइड करता है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं ये फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए रखा गया है। जब नंबर ऑफ ब्रांच इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपके 7 डिजिट के बजाय 8 डिजिट में ब्रांच की कोडिंग करनी पड़ जाएगी, उस टाइम के लिए भी उस 0 वाले को स्पेयर रखा गया है। आज की डेट में उस 0 को आप एज ए डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी लास्ट के जो 6 डिजिट हैं वो उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच को दर्शाते हैं। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन है समझने की बात कि जब भी कोई क्लियरिंग सिस्टम होता है, बैंक जब उसको क्लियर करता है तो बैंक उसको केवल डिजिटल रूप में मैसेज भेज देता है इशू करने वाले बैंक को, और वो इशू करने वाला बैंक इसी से आईएफएससी कोड से ही बताता है कि ये किस बैंक में किस खाते में किस अमाउंट को क्लियर होना है। दोस्तों अभी इससे हम आगे और भी आईएफएससी के बारे में हमने आपको बता दिया, और आगे हम बताते हैं। जैसे आप अभी यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो यूपीआई में भी आप और बाकी जो पेमेंट के जो सिस्टम है वो आरटीजीएस है, एनईएफटी है, या आईएमपीएस है। ये जो हमने तीनों आपको नाम लिए हैं, ये तीनों भी आईएफएससी कोड के बगैर काम नहीं करते। अगर आपने आईएफएससी कोड गलत दे दिया है तो आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम लेटर भेजते हैं, तो लेटर भेजने के केस में एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। ये भी उसी तरह से है, जिसमें कि ये एग्जैक्ट कौन सा बैंक की कौन सी ब्रांच, उसको डिनोट करता है आपका आईएफएससी कोड। इसलिए जब भी आप कोई पेमेंट करें या अपने किसी भी पोर्टल पे अपना अकाउंट को रजिस्टर करें, तो वहाँ पर करेक्ट आईएफएससी कोड लिखना बिल्कुल निहायत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों साथ में मैंने आपको शब्द और बताए हैं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, चलो संक्षेप में। आरटीजीएस हम जो कहते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने के सिस्टम है। आरटीजीएस को हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, और ये बड़े से बड़ा जो अमाउंट है उसको रियल टाइम में पेमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चाहे हम विद इन द सिटी पेमेंट कर रहे हैं या आउट ऑफ द सिटी पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी जगह में पेमेंट कर रहे हैं, तो आरटीजीएस से हम रियल टाइम पे अपने फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एनईएफटी है दोस्तों, वो एनईएफटी और मैं केवल इतना ही अंतर है, वो भी जो है एनईएफटी जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, और इसमें भी हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटली। लेकिन अंतर केवल इतना है, जो आरटीजीएस से हम इसको रेफर कर सकते हैं, वो ये है कि एनईएफटी जो है वो बैच लेवल पे फंड का ट्रांसफर करता है। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ये रियल टाइम पैसा भेजने के बजाय सबसे पहले फॉर एग्जांपल 10-10 की बैच में जब इसके पास 10 लोगों का ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो ये एक बैच बना के उसको आगे को ट्रांसफर करता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका जो फंड आपने अभी अगर एनईएफटी किया है, तो आपको वो फंड तुरंत उस बैंक को नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बिकॉज कि जो हमने बोला है कि बैच, अगर सपोज 10 का बैच बनना है, बैच कहें तो हम कुछ निश्चित नंबर के जब उसके पास रिक्वेस्ट आ जाएंगी तभी वो उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। इसलिए अगर उसके बाद 10 होने में सपोज 15 मिनट का टाइम लगता है, तो आफ्टर 15 मिनट्स वो आगे जो बैंक है उसको पेमेंट के लिए भेजेगा, तो उस केस में आपका इतना टाइम लग सकता है। ये है आरटीजीएस से डिफरेंट एनईएफटी। तीसरा दोस्तों हमने बताया आपको आईएमपीएस। आईएमपीएस जो है इमीडिएट जो है पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ये आपके जो स्मॉल अमाउंट हम दिन भर में अपने अलग अलग कार्य के लिए भेजते हैं या पेमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो हम आईएमपीएस के जरिए भेज सकते हैं। और आईएमपीएस को आपको ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है पेमेंट इसमें, और ये बहुत बैंकों द्वारा इस पर कभी कभी चार्ज भी लिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया, और एक हम जो चेक में हमने आपको आईएफएससी कोड बताया, एक यहाँ पर ये नीचे जो हम बता रहे हैं पूरे चेक के बारे में हमने ये बता दिया आपको। पूरे चेक के बारे में आप समझ लीजिए। ये डेट है
और ये यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस है और IFSC कोड के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो ये अमाउंट है ये लिखना ज़रूरी है वर्ड्स में और डिजिट में, बिल्कुल सही और जिसके फेवर में आप चेक को जारी कर रहे हैं उसका नाम सही स्पष्ट अक्षरों में लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कटिंग अब चेक में बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए आप जब भी चेक बनाएं ध्यान से बनाएं। और एक मैं और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जब इस चेक में देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पे या धारक को और बियरर, या धारक को और बियरर। यहाँ पर ये जो चेक में लिखा होता है, आप भी अपने चेक को खोल के देख सकते हैं, या मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई सिंपल नहीं है। जब भी आप यहाँ पर चेक लिख रहे हैं, इस चेक का मतलब क्या है, ये चेक आपका एक इंस्ट्रक्शन है बैंक को, जो इस चेक के माध्यम से आप अपने बैंक को दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिस आदमी को आपने लिखा है कि आदमी का नाम लिखा है, व्यक्ति का नाम लिखा है, उसको इतना रुपया अपने खाते से उस खाते में ट्रांसफर करने के लिए आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आपने जो बताया, मैंने बताया, जो और बियरर या धारक लिखा है कि इस चेक को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस चेक को जो भी ले जाएगा उस बैंक में, आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखा है वो अमाउंट उस आदमी को दे दिया जाएगा। बेरर का मतलब जो भी इस चेक का धारक है। अब उसमें अगर आपने यहाँ पर कोई ABC का नाम लिखा है तो हो सकता है उसको ABC की जगह कोई XYZ भी अगर उस बैंक में ले जाएगा तो वो भी उस पेमेंट को ले आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने उसको बोल दिया है कि धारक को, जो भी इस चेक को बेयर कर रहा है, जिसके पास ये चेक है, इस बात को रोकने के लिए, इस फ्रॉड से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड दोस्तों इसी चक्कर में होता है, इसी तरह होते हैं। आपको जब भी आप चेक बनाएं तो ये जो बेयरर है इसको क्रॉस कर दें, अनटिल अनलेस आप चेक बेयरर को पैसा निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर दोस्तों क्या होता है, हम चेक जब देते हैं तो हम ये समझते हैं कि ऐसे ही ये चेक जो जाएगा और वो अपने इसको खाते में जमा कर देगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इसको क्रॉस करके नहीं काटा है और आपने इस चेक को क्रॉस नहीं किया, जो भी मैं बता रहा हूँ क्रॉस करना क्या होता है, तो उस केस में इस चेक को जो भी ले जाएगा बैंक में, वो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका अगर कहीं पर चेक रास्ते में गिर जाता है और कोई उसको दूसरा व्यक्ति उठा लेता है और आपने इस चेक को क्रॉस नहीं किया है या इस बेयरर शब्द को नहीं काटा है, तो ये चेक उस बैंक द्वारा इनकैश कर लिया जाएगा और आप उस बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सेफ्टी मेजर के लिए आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आप इस चेक को बनाएं और ये जो बेयरर शब्द लिखा है या धारक को लिखा है, इसको आप काट लीजिए और इस चेक में अकाउंट पे ही करके, जो हम आगे आपको अभी स्क्रीनशॉट लगा के दिखाएंगे या हम यहीं पर आपको दिखा देना चाहते हैं, अभी हम इसको कहीं पर भी ऐसे ऐसे 2 लाइन क्रॉस करके, ये जो 2 लाइन क्रॉस करके हम चेक को जारी करें। ये जो 2 लाइन हमने क्रॉस कर किया है दोस्तों, इसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्रॉस करने का नहीं है। इस क्रॉस करने का चेक को मतलब क्या है, आप इसको यहाँ पर भी जनरली लोग कोने पे क्रॉस करते हैं और आप इसको यहाँ बीच में भी, यहाँ पर भी आप ऐसे क्रॉस करके डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इससे भी आगे आपको एक बात और बताना चाहूँगा। इस क्रॉस का सबसे पहले मतलब आप समझ लें। इस क्रॉस का मतलब ये है कि अब इसको कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में, जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि बेयरर या धारक इसको जाके बैंक में इनकैश कर सकता है। अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे, अब वो नहीं कर सकता है। आप केवल जिसके नाम आपने चेक बनाया है उसको, या इसको हम अभी कहें जब आपने खाली क्रॉस किया है कि इसको आप बैंक में खाते में ही जमा करना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों ये बात फिर नोट करने की है, किसके खाते में, ये अभी एक हिडन फैक्ट है। किसके खाते में आपने ये नहीं बताया। आपने इसको नाम XYZ के नाम से चेक बनाया है और आपने इस चेक को क्रॉस किया है, तो इसको XYZ की जगह अगर कोई ABC नामक व्यक्ति, ये कहने का कोई थर्ड व्यक्ति अगर चेक को पा लेता है तो जा करके अपने खाते में अगर जमा कर लेता है, तो अगर आपने केवल ये 2 लाइन खींच के और कुछ लिखा नहीं है तो वो उस ABC के खाते में भी जमा किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप इस चेक, जब भी आप चेक बनाते हैं, चेक को बनाने के बाद उसके बीच में अकाउंट पे ही जरूर लिख दीजिए। मैं आपको अकाउंट पे भी लिख के दिखा रहा हूं दोस्तों। अकाउंट पे ही हमने लिख दिया इसमें, अब हमने लिख दिया इसमें अकाउंट पे ही। अब अगर हमने अकाउंट पे इसमें लिख दिया दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जिस भी व्यक्ति के नाम ये चेक बनाया है, XYZ के नाम हमने इस चेक को बनाया है, केवल XYZ अपने खाते में, ये XYZ के खाते में जमा होकर के ही ये पैसा निकल सकता है और किसी भी केस में किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी भी बेयरर को इस चेक का पैसा नहीं मिल सकता है।
तो ये दोस्तों, क्योंकि जो बाउंस चेक के ही रिलेटेड ये टॉपिक था, इसलिए मेरे को ये जो ब्लॉग को इतना लंबा ले जाना पड़ा और आप लोगों को ये बताना पड़ा कि ये अकाउंट पे क्या है और जो है खाली क्रॉस कर देना क्या है और बेरर क्या है, जिसको हम बेरर चेक भी आपने कभी नाम सुना होगा कि बेरर चेक है। बेरर चेक का मतलब है कि जो भी आदमी उसको बेयर कर रहा है वो आदमी को उसका पैसा बैंक से मिल जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये सारा पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और चेक बाउंस होने का जो पुराने प्रावधान थे और अभी नए प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे और नए प्रावधान में जो बैंक की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन साथ साथ में हम आपसे इतना ही आपको सलाह देना चाहते हैं कि जो आपके चेक बाउंस का है वो केवल एक चेक बाउंस का पैसा नहीं मिलने का ही मामला नहीं है, वो हमारे और भी उसके साथ साथ कई सारे नुकसान लेके आता है। सबसे पहला नुकसान तो दोस्तों यही है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो आपके जो वर्किंग कैपिटल है उस पर ये बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है, जिससे कि आपके दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं या जो आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो इससे प्रभावित होती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, उसको मैं ब्लॉग को समाप्त करने से पहले भूल न जाऊँ, चेक बाउंस होने के केस में ही आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। आज की डेट में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे गाड़ी के लिए लोन लेना है, चाहे आपको मकान के लिए लोन लेना है या आपको किसी भी अन्य प्रकार का लोन लेना है, आपको बिना क्रेडिट स्कोर के लोन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत परेशानी के साथ मिलेगा कि आप ये गारंटी लाइए, ये जमानत लाइए, ये करिए, वो करिए, दुनिया भर की और भी फॉर्मेलिटी आपसे मांगी जाएंगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, दुरुस्त है, तो आपको लोन मिलने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम आपको ज़्यादा अब बोर नहीं करना चाहेंगे और इसलिए आपसे दोबारा से हम विनती करते हैं कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि देखिए दोस्तों, नॉलेज जो है शेयर करने की चीज़ है और जितना आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसा हम ऊपर जो भगवान का नियामक है ये कि हम जितना शेयर करेंगे और केयर करेंगे तो उतना ही हम और ज़्यादा ऊपर को बढ़ेंगे। अगेन, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की और एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से युक्त ब्लॉग लेके फिर आपके समक्ष जल्दी से आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।